हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में क्या है, जब हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को शुरू किया था तो ये देखा था कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे या वो यूनिट्स जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनको आपको कैसे हैंडल करना है, और जो दोनों तरह की यूनिट्स हैं जिसमें 5 और 10 मार्क्स दोनों तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें आपको क्या किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, अब एक चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आप इसमें फेल हो गए, ठीक है, आंसर लिखने में एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये मानकर चलिएगा कि आपको 3 साल का झटका लगने वाला है। क्योंकि वहां पर अगर फेल हुए तो आपको अगले 3 साल तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा अपने सिलेक्शंस वगैरह के लिए। क्योंकि ये आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है वो इतने लंबे टाइम ले लेता है। पहले नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने में टाइम लग जाता है, और उसके बाद फिर क्या है, फिर वो पूरा प्रोसेस करीबन 1.5 पौने 2 साल का कवर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए क्या है, क्योंकि पैटर्न चेंज है तो हमने इसको पहले से ही क्या स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो पीवाईक्यूज ऑलरेडी अवेलेबल आपके पास आरएस मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए एक तरह से क्या इररेलेवेंट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ही पीवाईक्यूज ऐसे होंगे जो आपके काम के होंगे, क्योंकि मोस्टली केसेस में चीजें क्या है मॉडिफाई करके करंट बेस कर दी गई हैं, तो आपके लिए कम होंगे। जो होंगे उनको हम बाद में क्या है डिस्कस कर लेंगे, जब आपका मेंस का एग्जाम हम बात करेंगे प्री के एग्जाम के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट और हो जाती है इसके अंदर कि ये पीवाईक्यूज जो हैं, ठीक है, ये जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये क्या है, केवल आपके मेंस के लिए नहीं है। ठीक है, केवल आपके मेंस के लिए नहीं है ये। ठीक है, हमने फोकस तो मेंस के लिए कर रखा है, पर ये मेंस के लिए नहीं है कि भाई खाली मेंस में आपको क्या है यूजफुल होने वाली है। ये एक्चुअली क्या करेंगी, आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगी, बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे, जिससे क्या है कि जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल क्लियर हो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया हो, ठीक है, तो ना तो आपको प्रीलिम्स में उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और ना ही आपको क्या है जब इंटरव्यू में आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उससे रिलेट करके, उस कॉन्सेप्ट या उस सिद्धांत से रिलेट करके अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कई बार हम देखते हैं, ठीक है, कि इंटरव्यू में क्या है जो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है और वो फिर क्या है वीडियो को डाल दिया जाता है, और फिर स्टूडेंट की क्या है बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होता है कि उसने आंसर को गलत दे दिया। ठीक है, वो गलत स्टूडेंट अपनी मर्जी से नहीं देता, क्योंकि इंटरव्यू का माहौल ही एक ऐसा होता है जब आपके सामने इतने बड़े बड़े पैनल बैठे हों तो थोड़ी नर्वसनेस क्या है नेचुरली आ ही जाती है। क्योंकि अगर वहां से पैनल को उठाकर इधर रख दिया जाए, ठीक है, वहां के किसी पैनलिस्ट को भी अगर हम सीट को चेंज कर दे, ठीक है, तो वो भी क्या है नर्वस हो जाएंगे। तो इंटरव्यू एक ऐसी ही चीज है जिसमें आपको नर्वस नहीं होना है, और जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप क्या हो जाएंगे, नर्वस नहीं होंगे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो ये क्या है कि हम करेंगे कैसे, पिछले अब हम क्या है 3 बार वीडियो में करेंगे, 3 टाइम्स इन वीक। ठीक है, वीडियो में क्या करेंगे, YouTube के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, YouTube के ऊपर क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस, ठीक है, और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, 3 बार क्या YouTube पे डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस हाई लेवल के होंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा लो लेवल से शुरू करेंगे और फिर क्या हाई लेवल पे रखेंगे। साथ ही साथ क्या है, ऑलमोस्ट आपको डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे क्या है क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, जो आप टेलीग्राम चैनल से क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट दो क्वेश्चंस क्या है रोज दिए जाएंगे, एक 5 नंबर का और एक 10 मार्क्स का। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आप कीजिए, राइट डाउन कीजिए, लिखिए, जैसे भी आप लिखते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप इवेल्युएट भी करवाना चाहें फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स, ओनली फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स, अगर वो इवेल्युएट करवाना चाहते हैं, मींस सीरियस हैं, अभी से उन्होंने डेडिकेट कर रखा है कि हमें तो सिलेक्शन करवाना ही है इस बार। कुछ मेंस के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या है जिनका मेंस में नहीं होता है, तो वो क्या है इसी चीज पर फोकस करते हैं। तो इफ यू आर, अगर आप हैं तो दोनों लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिख देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं
तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इन आंसर्स को क्या इवेल्युएट करवा सकते हैं, क्या क्या, तो आपको पता लग जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कौन सी जगह ऐसा है जहां पे आपको एरर किया है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या जिस तरह से लिखनी चाहिए थी उस तरह से आपने नहीं लिखी, मींस क्या कर दिया, कुछ ज्यादा ही शार्पनेस आपने अपने आंसर में दिखा दी जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम आरपीएससी यूपीएससी इनकी बात करते हैं तो हमारा जो टोन होता है वो थोड़ा सा क्या सॉफ्ट रहना चाहिए, कभी भी हार्ड टोन हम नहीं लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट लिखता बिल्कुल सही है, ठीक है, उसका कंटेंट बिल्कुल सही होता है, सारी चीजें सही होती हैं, जितने वो डायमेंशंस लिख रहा है वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन उसने क्या किया है कि अपनी टोन को क्या कर दिया, शार्प कर दिया। तो वह जैसे ही आप टोन शार्प करेंगे तो नंबर क्या होंगे, आपको नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर क्या होगा, आपसे इरिटेट हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया, कुछ तीखापन उसमें डाल दिया। तो तीखापन आपको नहीं रखना है, सोबरनेस नहीं रखनी है, सोबराइटी रखनी है, जिसको सौम्यता हम कहते हैं। आपके आंसर में सौम्यता होनी चाहिए, पर ये नहीं कि आप सौम्यता के साथ कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दें। कंटेंट के साथ आप कोई भी समझौता नहीं करेंगे, कंटेंट आपका अच्छा खासा होना चाहिए, पर लिखने का तरीका भी उसका जरूरी है कि आप उसको किस तरह से क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको मिल जाएगी। हमने आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी क्या है शुरू कर दी है, जो डेली टेस्ट के हिसाब से, तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी सजेशन इन वीडियोस के लिए आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको जो नंबर मिलेगा उस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैंडल करते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया है तो उस क्वेश्चन को आपको करना कैसे, क्योंकि पैटर्न चेंज है, खास करके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो वहां पर जब वो कह रहे हैं हम यूपीएससी पैटर्न रखेंगे, तो हम भी क्या है कि यूपीएससी पैटर्न के ही क्वेश्चंस आपसे क्या करेंगे, हैंडल करवाएंगे, मींस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को यहां रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास में एक है, ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको हिंदी में भी इस क्वेश्चन का क्या है ट्रांसलेशन दे देते हैं, उन वर्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड फंडामेंटल मींस इन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फंडामेंटल शब्द यानी जिसको मौलिक कह रहे हैं, या जिसको मूलभूत भी कह देते हैं, इस शब्द का इस फंडामेंटल राइट्स में क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब भी आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस चीज को हम जरूर पढ़ते हैं कि इस फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या है, What does this fundamental word means? अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, और ये क्या है 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या है इसको अभी 5 मार्क्स तक ही रखा है। ठीक है, जब 10 मार्क्स की बारी आएगी, हम थोड़ा सा क्या है कस्टम हो जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को क्या है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पर लेकर जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ अब क्वेश्चन क्या है कॉन्सेप्चुअल हो गया है उचित। तो यहां पर क्या है कि आपसे ये चीज पूछी जा रही है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या है, जब भी आप आरपीएससी में लिख रहे हो या यूपीएससी में लिख रहे हो, किसी में भी लिख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन को एटलीस्ट क्या है 2 बार पढ़िए, 2 टाइम्स। क्लियर, क्वेश्चन को 2 टाइम्स आप पढ़िए, जिससे क्वेश्चन का क्या है एसेंस यानी जो सार होता है वो आप निकाल पाए कि ये क्वेश्चन का क्या है सार है, और इसी सार के ऊपर क्या है, इसी एसेंस के ऊपर मुझे क्या है आंसर लिखना है। मींस क्या करना है, आपको कीवर्ड उठाना है। क्लियर, जो कीवर्ड होगा वो आप क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, और उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्या है आपके आंसर को क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें सिर्फ यही काम नहीं आने वाली आपके मेंस में, आप प्रीलिम्स में भी आपके लिए उतनी यूजफुल है, और इंटरव्यू में भी आपके लिए क्या है उतनी ही यूजफुल है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपका आता है फंडामेंटल। क्लियर है, क्या आ गया आपके पास में, फंडामेंटल यानी मौलिक। ठीक है, अब मौलिक शब्द आ गया, और दूसरा शब्द क्या है, फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है, फंडामेंटल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स में मौलिक क्या चीज है। ठीक है, मौलिक क्या चीज है, यानी उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या है कि इन्हें हमने क्या है मौलिक अधिकार कहा है, और एक स्पेशल प्रिविलेज इन्हें दिया है। क्या स्पेशल प्रिविलेज इन्हें दिया है कि अगर मान लीजिए इनका
उल्लंघन होता है, एनक्रोचमेंट होता है, वायलेशन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। आपके पास न्यायपालिका का एक रास्ता है जो कि ठीक है। और दूसरी बात ये और है कि जुडिशरी के पास जाने को भी क्या किया गया है, फंडामेंटल बनाया गया है। क्या किया गया, फंडामेंटल बनाया गया है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी क्या है, ये बाउंडेशन लगा दी गई है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, और आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बाउंड है संवैधानिक तौर पर कि उसे आपकी बात को सुनना ही पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको भी क्या है, बाउंड कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि क्योंकि ये क्या है, खुद एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज आती है वो आती है इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब क्या है, ठीक है। अब जब फंडामेंटल यानी मौलिक की बात करते हैं, तो मौलिक का मतलब ये होता है कि आपके जीवन जीने के लिए और खास करके जीवन डिग्निटी के साथ, ठीक है, जीवन डिग्निटी के साथ, मतलब आपकी क्या होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए आपके पास में। आपकी मतलब ये नहीं हो कि आपको नागरिक ही ना समझा जाए, क्या है, तो इसी का मतलब होता है डिग्निटी। तो डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो भी अधिकार आपको जरूरी हैं, क्या है, जरूरी हैं, उनको हमने क्या कहा है, फंडामेंटल राइट्स। क्या कहा है, फंडामेंटल, उनको दिया है हमने। हर अधिकार को फंडामेंटल राइट्स का अधिकार नहीं दिया है, ठीक है। यहां पर ये भी आप ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ऑल राइट्स आर नॉट कैटेगराइज्ड एज फंडामेंटल, ठीक है। हर अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कहा गया है, केवल कुछ ही अधिकारों को क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार कहा गया है, ठीक है। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अधिकार जो होते हैं वो आपको डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं, आपके नागरिकता का जो हक होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किस पर आधारित होते हैं, नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं नैसर्गिक न्याय पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसका नाम आ जाता है फंडामेंटल। ये क्या है, फंडामेंटल कहलाता है। और यही चीज जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तब भी आपको इसी तरीके से क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि इसको हमने क्या कहा है, फंडामेंटल। इसीलिए कहा है हमने फंडामेंटल कहा है, क्योंकि हमें क्या है, अभी हम 5 नंबर तक ही हैं, तो ये इतनी चीजें क्या है आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, मानवों के लिए है, क्या है, ये अधिकार क्या है, मानवों के लिए है, क्या है, डिग्निटी किसकी होती है, मानव की होती है और होती है। तो इसीलिए क्या है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो क्या है कि सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं दिए जाते, ठीक है, जो सिटीजन्स को ही नहीं दिए जाते, यानी कि देश का जो नागरिक है उसी को ही नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो आपके यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति भी आ रहा है, ठीक है, आया है, कोई फॉरेनर है या कोई विदेशी है, उसे भी क्या है, वो राइट्स दिए गए। क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स और नेचुरल जस्टिस से क्या है, रिलेट करते हैं। ये ह्यूमन राइट्स हैं, क्या है, मानव अधिकार हैं, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल तो इनका नाम बाद में आता है, पहले ये क्या है, एक मानव को मानव होने का क्या है, अधिकार देते हैं। दे गिव अ राइट टू ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन की तरह जब राइट दिए जाते हैं तभी उन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल। अब वो क्या है, जब तक आप उनको वो राइट नहीं देंगे तो उनकी डिग्निटी नहीं रहेगी। आपने किसी को भी अंदर बंद कर दिया, ठीक है, जेल में बंद कर दिया बिना किसी आरोप के, क्या है, बिना किसी आरोप के, तो क्या है, उसकी आजादी या फ्रीडम का क्या कर रहे हैं आप, हनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक मूलभूत जो नेचुरल जो ह्यूमन राइट है कि भी हर जो व्यक्ति है वो आजाद पैदा हुआ है, फ्री पैदा हुआ है। हाँ, अगर उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, कोई क्राइम कर रहा है या कोई रूल तोड़ रहा है या और कर रहा है, तो वो उसने क्या किया है, मानवता का उल्लंघन किया है, ठीक है। वहां पर उसने क्या किया, मानवता के नियमों को ताक पे रखा है, तोड़ा है, तब आप उसे अंदर कर सकते हैं। जब अगर उसने कुछ भी नहीं किया है, अगर आप उसे फिर अंदर करते हैं
तो उसमें क्या है, उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, वायलेशन होता है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है यहां पर, क्योंकि हम क्या है बात कर रहे हैं 5 मार्क्स की। इसकी बात कर रहे हैं 5 मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या है इसको हल्का सा क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, और कुछ राइट्स के बारे में हम हल्का सा लिख देंगे इसके अंदर, और ये बता देंगे कि क्योंकि ये डिग्निटी के लिए जरूरी है और है, तो वो चीजें हैं। देखिए ये क्या है, आपको इंडिकेशन दिया गया है कि आपको आंसर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और आपका आंसर कहां पर होना चाहिए, किस चीज पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये चीज की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास में करीब 10 मार्क्स में है। ठीक है, अब इसको पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर आपको हिंदी में इसका मतलब बता देंगे क्या है। ठीक है, ये कहता है बजट इज एक्चुअली इन एसेंस द वेरी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसका मतलब है सार। ठीक है, इसको हम वास्तविकता कह सकते हैं या स्वभाव से कह सकते हैं। ठीक है, वास्तविकता में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट जो होता है, जो बजट बनाया जाता है, सरकार बनाती है, चाहे वो राज्य सरकार बनाए, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए, मे बी इफ इट इज मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वास्तविकता में इसका सार क्या है, कौन से आधार पर बनाया जाता है, या क्या चीज ये है एक्चुअली, क्या है बजट एक्चुअली होता क्या है। तो ये क्या कह रहा है कि बजट एक्चुअली क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जब हमने इकोनॉमिक्स में इसको टर्म को पढ़ा था इकोनॉमी में, तो हमने कहा था कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि संसाधनों का, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस शब्द को, ठीक है, आरपीएससी लिखती है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। ठीक है, आरपीएससी ने लिखा है एकत्रित करना या इकट्ठा करना, और यही चीज अब यूपीएससी से आती है तो यह क्या लिखा जाता है, जुड़ाव। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बताया था कि इसका वास्तविक मतलब होता है सक्रिय करना। ठीक है, आप संसाधनों को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। ठीक है, अब सक्रिय करने में क्या है, मींस मोबिलाइज करने के अंदर क्या है, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पहले तो आप क्या करेंगे कि संसाधनों के बारे में जानेंगे कि आपके पास संसाधन कितने हैं। ठीक है, कितने संसाधन आपके पास में अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, जिनका आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हमने कहा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन क्योंकि 10 मार्क्स का है और आपके पास क्या है 150 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें की वर्ड्स कौन से हैं, मुख्य जो शब्द हैं या टर्म्स हैं वो आपके लिए कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, बजट। क्लियर है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, अटैच कौन कर रहा है। ठीक है, वो जो शब्द, जो कनेक्टिंग वर्ड है, क्या है कनेक्टिंग वर्ड है, वो है एसेंस। क्लियर, वो क्या है, एसेंस जो शब्द है, सार जो शब्द है, वो क्या कर रहा है, इन दोनों शब्द, इन दोनों टर्म्स को या कीवर्ड्स को या की फ्रेज को हम कह लें, क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। मींस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि ये क्या है, बजट का सार क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वहां पर हमने जब बात की थी इकोनॉमी में, तो हमने ये कहा था कि किसी भी रिसोर्स को, ठीक है, किसी भी संसाधन को सक्रिय या मोबिलाइज कब करना पड़ता है, जब हम कोई प्लान बनाते हैं। क्या करते हैं, हम कोई प्लान बनाते हैं। ठीक है, हमें कोई भी काम करना है, XYZ किसी भी तरह का कोई भी काम करना है। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे किसी भी फ्रंट पे हो। ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है, या मान लीजिए आपको एग्जाम देने जाना है। क्या करने जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो आप ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन के लिए आपको कौन से संसाधनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी होता है, आपका एडमिट कार्ड। तो ये आपका रिसोर्स है, संसाधन है। दूसरा क्या होता है कि आप समय कितना देंगे। ठीक है, यानी आपको जाना पड़ेगा, घर के पास हो
तो आपको कम समय की जरूरत होती है, यानी समय का संसाधन है वो आपको कम चाहिए, ठीक है, यानी रिसोर्स ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड लेस। अब मान लीजिए आपको 200 300 400 500 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो फिर आप ये देखेंगे कि क्योंकि मुझे 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर जाना है, देन आई हैव टू टेक ए डिसीजन, और मुझे एक दिन पहले क्या करना पड़ेगा, अपने एरिया से, क्या सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो चीज होगी। मींस आप प्लान क्या कर रहे हैं, आपको काम क्या करना है, या कोई कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो आपको हाथ में लेना है, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज क्या आ जाती है कि प्लान, यानी प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हैं उसके अंदर आपको किन किन संसाधनों की जरूरत है, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय यू, ठीक है। और जब सरकार की बात आती है तो बजट का जो सबसे पहला नियम जो होता है वो होता है वेलफेयर, ठीक है। सरकार का काम क्या है, वेलफेयर करना, जनता का कल्याण करना, जनता का भला करना, ठीक है। अब जनता का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, सरकार को चाहिए मनी, ठीक है। और मनी के साथ साथ सरकार को क्या चाहिए, दूसरे रिसोर्सेस, ठीक है। दूसरे क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, ठीक है। अगर सरकार को कोई डैम बनाना है, ठीक है, कोई डैम बनाना है या और बनाना है, तो सरकार क्या करती है, इसको दूसरे को दे देगी, आउटसोर्स कर देगी। तो उसको क्या चाहिएगा, सारे संसाधन चाहिए। तो सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि अगर हम डैम बना रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो उससे बाकी इकोनॉमी पे फर्क तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी सरकार क्या करती है, अच्छे से देखती है जब वो बजट बना रही होती है, क्या कर रही होती है, बजट को फ्रेम कर रही होती है कि सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे पास ही तो नहीं आ गए, ठीक है। तो वो चीज भी सरकार क्या करती है, देखती है, सिर्फ अपना ही नहीं देखती, बाकी अर्थव्यवस्था का भी क्या है, सरकार चेक करती है। तो सबसे बड़ा क्या है, प्लान बनाना, ठीक है। तो बजट में क्या है, प्लान ही बनाया जाता है कि हम, और बजट एक्चुअली है क्या, कि अगले साल जो नेक्स्ट ईयर हमारे पास में होगा, ठीक है। बजट एक्चुअली क्या है कि सरकार का एक पूरा प्लान होता है, ठीक है, कि हम नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या क्या काम करेंगे, व्हाट वर्क्स वी विल अंडरटेक, कौन सा काम हम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, सड़क बनाने का काम हो, एयरपोर्ट बनाने का काम हो, और काम हो, जनता की भलाई का काम हो, सब्सिडी देने का काम हो, सरकार फार्मर्स से जो उत्पाद हो रहा है उसको खरीदने का काम हो, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का काम हो, कुछ भी काम हो। पहला तो सरकार ये बताती है बजट में कि हम ये करेंगे क्या, और दूसरा क्या बताती है कि हमारे पास रिसोर्सेस कहां से आएंगे। क्लियर, हमारे पास जो रिसोर्सेस होंगे, संसाधन होंगे, वो क्या है, कहां से आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो वही चीज क्या है, वही सारी चीज क्या करते हो आप, किस में पढ़ रहे हो, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, यानी जो संसाधन है उसको आप सक्रिय कर रहे हो। और सक्रिय करने में सभी चीजें आ जाती है कि आप संसाधन के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि आपके पास संसाधन कौन से हैं, फिर उन्हें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, अपने पास लाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से लाएं, चाहे वो टैक्स लगाकर लाएं, ठीक है। तो जो सरकार पैसा लेती है तो किस तरह से लेती है, टैक्स लगाकर लेती है, सरकार जनता से टैक्स लगाकर पैसा लेती है, फिर सरकार कुछ और काम करती है, उससे भी पैसा लेती है, और अगर फिर भी काम सरकार का नहीं बनता है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, लोन लेती है, बोरोइंग्स करती है, उधार लेती है। काम करना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर यह भी देखा जाता है कि संसाधन कितने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी क्या है, काम को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, क्या है, कौन सा काम हमें ज्यादा जरूरी है, कुछ को क्या हम क्या छोड़ देते हैं, और कुछ क्या हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है, बजट में आ रही है। अब आपको ये दिखाना है कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और बजट का क्या रिलेशन है, ठीक है। फाइनली आप ये कह देंगे कि ठीक है, हाँ मानते हैं हम मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बजट के लिए है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट करती है। तो वो कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप लिखना चाहें तो वो सॉरी अपने कंक्लूजन में और में लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि ये जो चीज है आपके पास में, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, 150 मार्क्स के क्वेश्चन की, 150 वर्ड्स की, ठीक है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो आपको करनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि आपको 3 पार्ट्स में अपने आंसर को लिखना है। इंट्रो यानी बहुत शॉर्ट में क्या करेंगे आप,
जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में क्या है, ब्रीफ में लिखेंगे। ठीक है, जो कीवर्ड्स होंगे उनके बारे में आप क्या करेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। दूसरी चीज क्या आ जाती है, आपके पास आ जाती है बॉडी। ठीक है, यानी मुख्य जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या है, इंट्रो को ही क्या है आप एक्सपैंड करेंगे। क्लियर, इंट्रो को ही क्या है आप एक्सपैंड करेंगे। क्लियर है, और फिर आ जाता है एक छोटा सा कंक्लूजन। ठीक है, नए सिरे से क्या है आपको इंट्रो लिखना है, अपनी तरफ से अपना कुछ आइडिया या अपना कुछ सजेशन देते हुए क्या करना है, ये चीजें लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये 150 वर्ड्स का है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आप क्या कर दीजिए, 50 वर्ड्स दे दीजिए और इसको आप 100 वर्ड्स दे दीजिए, आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, 150 वर्ड्स का जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है, जिससे एग्जामिनर को क्लैरिफाई हो जाए कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्या है समझ गए हैं, जान गए हैं। अब दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है आपके पास में, जुडिशियल एक्टिविज्म इज एक्सटेंशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान रखिए, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। ठीक है, अब ये कहता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, न्यायिक सक्रियता, इसको हम क्या कह रहे हैं, सक्रियता, और रिव्यू का मतलब क्या होता है, न्यायिक समीक्षा। क्या हम कर रहे हैं, समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा। अब ये कह रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता जो है वो जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्राइन का क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, क्या होता है, विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है। अब आपको क्रिटिकली क्या है, इसको एनालाइज करना है, इसका विश्लेषण करना है। क्लियर है, इसका क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर। ठीक है, अब देखिए इसके इन दोनों टर्म्स को, क्लियर, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू को दो अलग अलग वीडियोस में क्या है आपको समझाया गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल में, जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमने एक एक चीज को क्या है उसमें स्टडी किया था, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू को, कि कॉन्सेप्चुअली ये चीजें क्या है, क्या आती है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कि मेन वर्ड्स हमारे पास हो गए जुडिशियल एक्टिविज्म, रिव्यू और एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, और एक्सटेंशन हो गया कि हम जुडिशियल रिव्यू को, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल रिव्यू का एक्सटेंशन है, विस्तार है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको मेंशन करनी है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण। क्लियर, शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसमें क्या है, जुडिशरी को अलग पावर दी गई है, न्यायपालिका जैसे हम कह रहे हैं, लेजिस्लेचर है उसको अलग पावर दी गई है, और एग्जीक्यूटिव है उसको अलग पावर दी गई है। अब वही चीज यहां आ जाती है कि इंट्रो में आपको क्या करना है, ठीक है, ब्रीफ में दोनों वर्ड्स को समझाते हुए उनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, दोनों टर्म्स को समझाते हुए आपको ये बताना है कि दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। क्या है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। जुडिशियल रिव्यू जो पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जबकि एक्टिविज्म जो है वो कोर्ट ने इनोवेट किया है। क्या किया है, जुडिशरी ने क्या किया, इनोवेट किया है एक्टिविज्म। दोनों का डिफरेंस जब आप समझा देंगे तो एग्जामिनर को ये समझ आ जाएगा कि आप आगे उसमें क्या लिखने वाले हैं, व्हाट यू आर राइटिंग इन द फ्रंट। ठीक है, तो वहां पर क्या है, फिर इसके बेसिस पे आपको सारी चीजें मेंशन करनी है। क्लियर है, ठीक है, मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म एक ऐसे पार्ट हैं जो क्या करते हैं, इसका पार्ट है, और जनता की भलाई के लिए क्या है, ये काम करते हैं। क्या करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, और ये किस आइडियल्स को अपहोल्ड कर रहे हैं, वो जो आइडियल्स हमने प्रियम्बल में लिए। ठीक है, सबसे बड़ा जस्टिस, न्याय, समानता, ठीक है, और लिबर्टी, इन सबको क्या है ये अपहोल्ड करता है। क्या करता है, अपहोल्ड करता है
मतलब ये क्या करता है, उनको सही मायनों में स्थापित करते हैं ये, ठीक है। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको बॉडी के अंदर लिखनी है और स्पेशली मेंशन करनी है कि ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी इसके दायरे में ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर इसके दायरे से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, डेमोक्रेसी के लिए अगेंस्ट होगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहती है, यानी फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या कर देगा, ये वायलेट करना शुरू कर देगा। और जुडिशियरी जो होगी, ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगी, वो क्या करेगी, एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या है, बनना शुरू कर देगी। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको मेंशन करनी है, लेकिन नेगेटिविज्म में नहीं लाना है, सिर्फ ये करना है कि, और जुडिशियरी क्या कर रही है, अपने आप को रिस्ट्रेंट करके रख रही है, क्या कर रही है, रिस्ट्रेंट करती है कि यहां पर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो जुडिशियरी खुद कहती है, जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप ऑनरेबल कहते हैं कि हम यहां पर इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा दायरा नहीं है, ये लॉ मेकिंग का दायरा है, तो लॉ मेकिंग करेंगे, तो लॉ बनाने का काम है, उनका काम है, तो वो क्या करेंगे यार। तो ये आपको कहां लिखना है, बॉडी में लिखना है, यू हैव टू राइट इट इन बॉडी। तो बॉडी के अंदर आप ये चीज लिखोगे और फिर वही चीज आ जाएगी कंक्लूजन में, ठीक है। अब कंक्लूजन में आप लिख दोगे कि अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्या करता है, अपहोल्ड करता है, ठीक है, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को क्या करता है, सही मायनों में स्थापित करता है। और अगर मान लीजिए ये ओवर रीच के अंदर चला जाए, तो फिर क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है, किसमें, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अंदर, यानी व्यवस्थापिका जो है, ठीक है, जो कानून बनाती है, और जुडिशरी जो क्या कर रही है, कानून को देख रही है कि कानून सही है या नहीं है, वो काम कर रही है। क्योंकि जुडिशरी फिर ये काम ना करते हुए कानून बनाने वाला काम क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो ये चीज क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हमने इनको क्या किया था, डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस को, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ऐसे क्वेश्चंस क्या है, रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, ये क्वेश्चंस भी क्या है, आपको मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को वहां से भी क्या है, ले सकते हैं। वहां पर आपको दोनों पार्ट्स में क्या है, क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो अब जिसके भी स्टूडेंट हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन चीजों को। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको बताया, हम रेगुलरली क्या है, इन पर काम करते जाएंगे, वी विल रेगुलरली वर्क ऑन दिस। तो रेगुलर बेसिस पे जब हम इन पे काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको आंसर में क्या लिखना था और क्या आपके आंसर की जरूरत थी, ताकि जो पीछे वाला जो शॉक आपको 2208 नंबर का लगा है, जिसमें कट ऑफ इतनी ज्यादा कम चली गई है, वो कारण उसका एक ही है कि भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप आंसर को नहीं लिख पा रहे हैं, उसी कारण ये चीजें क्या हो रही हैं। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि कॉन्सेप्चुअली आपका आंसर बिल्कुल क्या हो, एग्जामिनर फ्रेंडली हो, जो एग्जामिनर डिमांड कर रहा है और जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, और जो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने उस आंसर को लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं किस पे, व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।